मान्यवर कांशीराम साहब ने भारतीय राजनीति के फलक पर जब बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी थी तो वह केवल एक राजनीतिक दल का गठन नहीं था, बल्कि सदियों से हाशिए पर धकेले गए शोषित, वंचित और दलित समाज के आत्मसम्मान की एक ऐसी गूंजती हुई हुंकार थी जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरों को एक झटके में तोड़कर रख दिया। उस दौर में जब सत्ता के गलियारों में दबे कुचले समाज की आवाज को दबा दिया जाता था, जब हमारे लोगों को सिर्फ एक वोट बैंक समझा जाता था, तब मान्यवर कांशीराम साहब ने देश के कोने कोने में साइकिल चलाकर, तपती धूप और कड़कती ठंड में गांवों की खाक छानकर एक ऐसा चट्टानी और वफादार कैडर तैयार किया जिसने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासी बुनियाद को जड़ से हिलाकर रख दिया। उनका एक साफ, सीधा और बेहद आक्रामक नारा था कि पहला लक्ष्य संसद और दूसरा लक्ष्य लाल किला। वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक इस देश का बहुजन समाज देश की हुकूमत की चाबी अपने हाथ में नहीं लेगा, जब तक हमारे लोग हुक्मरान नहीं बनेंगे, तब तक उनके अधिकारों, उनकी सुरक्षा और उनके स्वाभिमान की रक्षा मुकम्मल तौर पर कभी नहीं हो सकती। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मान्यवर के पद चिन्हों पर चलते हुए बहन कुमारी मायावती जी ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार सूबे की मुख्यमंत्री बनकर पूरे देश और दुनिया को यह साबित कर दिया कि जिस समाज को कभी राजकाज और शासन के योग्य नहीं समझा जाता था, वह समाज इस देश की सबसे बेहतरीन, सबसे ईमानदार और सबसे कड़क शासन व्यवस्था दे सकता है। उनके शासनकाल में कानून का जो इकबाल था, अपराधियों में जो खौफ था और प्रशासनिक व्यवस्था की जो धमक थी, उसकी मिसाल आज भी धुर विरोधी दल भी बंद कमरों में देने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन आज जब हम साल 2026 की इस नई और तेजी से बदलती राजनीतिक बिसात को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा, बेहद गंभीर और यक्ष प्रश्न हर बहुजन युवा, हर सच्चे अम्बेडकरवादी विचारक और राजनीति के हर जानकार के जहन में लगातार कौंध रहा है कि क्या बहन कुमारी मायावती जी कभी इस देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी? क्या मान्यवर कांशीराम साहब का वो अधूरा सपना जो दिल्ली के लाल किले पर नीला परचम लहराने का था, वो हमारी आंखों के सामने कभी सच हो पाएगा? आज सोशल मीडिया की चकाचौंध, हेडलाइंस की नकली चमक और चुनावी रैलियों के शोर शराबे से पूरी तरह दूर हटकर हम इस वीडियो में इसी बेहद संवेदनशील और आपके दिल से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल का बिल्कुल निष्पक्ष, कड़वा और सीधा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यह विश्लेषण किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है और न ही ये सिर्फ तारीफों के पुल बांधने के लिए है, बल्कि ये बहुजन आंदोलन के प्रति एक गहरी और सच्ची चिंता, उसकी मौजूदा जमीनी हकीकत और आने वाले वक्त की बुलंद संभावनाओं का एक मुकम्मल और ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगर आप भी इस देश के शोषित, वंचित समाज के हक, हकूक, बाबा साहेब के संविधान की रक्षा और अपने राजनैतिक भविष्य को लेकर जरा भी फिक्रमंद हैं, तो आज का यह वीडियो आपके भीतर की राजनैतिक चेतना को पूरी तरह से जगा देगा और आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी सच्चे बहुजन साथियों से ये पुरजोर गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स, साथियों और बहुजन समाज के लोगों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस आवाज को बुलंद करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस मिशन को मजबूती देने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इस पूरी वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपनी बेबाक, निष्पक्ष राय और क्रांतिकारी सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसे जागरूक युवाओं की राय ही इस आंदोलन की असली और सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। जब हम बसपा के उस स्वर्णिम और गौरवशाली इतिहास को पलटते हैं तो हमें साफ दिखाई देता है कि कांशीराम साहब के काम करने का तरीका पूरी तरह से जमीनी, आक्रामक और विशुद्ध रूप से कैडर आधारित था। वे कभी भी चुनावी मौसम के आने का या नेताओं के टिकट मांगने का इंतजार नहीं करते थे, बल्कि साल के 12 महीने और 30 दिन कार्यकर्ताओं के बीच झोपड़ियों और चौपालों में रहकर वैचारिक चेतना की धार को तेज करते थे। बामसेफ और DS4 जैसे मजबूत और अनुशासित संगठनों के माध्यम से उन्होंने समाज के पढ़े लिखे, कर्मचारी और बुद्धिजीवी तबके को इस आंदोलन की असली रीढ़ बनाया, जिसने बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपनी जेब से पैसा लगाकर गांवों में जाकर रात रात भर जागकर चेतना जगाने का काम किया। यही वजह थी कि जब बहन कुमारी मायावती जी के ओजस्वी नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी मैदान में अपने कदम आगे बढ़ाए तो उसे एक ऐसा वफादार, जागरूक और चट्टानी वोट बैंक मिला जिसे विरोधी दलों की कोई भी लहर, कोई भी लालच या कोई भी डर कभी डिगा नहीं सका। साल 2007 का वो दौर तो आज भी हर बहुजन युवा के रगों में जोश भर देता है, जब बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा अद्भुत मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने पूरे देश के बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों और रणनीतिकारों की बुद्धि को पूरी तरह से चक्रघिन्नी बना दिया था। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के एक क्रांतिकारी और समावेशी नारे के साथ आदरणीय मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर पूर्ण बहुमत की एक ऐसी सरकार बनाई जिसने देश की सत्ता को ये कड़ा संदेश दिया कि बसपा केवल एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है, बल्कि वो सर्व समाज को न्याय देने वाली, सबको साथ लेकर चलने वाली और एक बेहद मजबूत स्थिर सरकार देने वाली देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन चुकी है। उस ऐतिहासिक दौर में दिल्ली की सल्तनत भी लखनऊ की हर छोटी बड़ी हलचल पर सांसें रोककर नजर रखती थी और पूरे देश में ये माना जाने लगा था कि मायावती जी का अगला पड़ाव देश की संसद और प्रधानमंत्री की कुर्सी ही होगी।
लेकिन राजनीति का एक नियम है कि ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। समय बदलता है, विरोधी अपनी चालें बदलते हैं, चुनौतियां बदलती हैं और रणनीतियों में आने वाले ठहराव कभी कभी इतने बड़े और ऐतिहासिक आंदोलनों की रफ्तार को भी धीमा कर देते हैं। पिछले कुछ वर्षों के चुनावी परिणाम, सीटों का घटना और मौजूदा दौर की कड़वी जमीनी हकीकत यह साफ और तीखा इशारा करती है कि बसपा का वो पुराना स्वर्णिम ग्राफ, वो आक्रामकता कहीं न कहीं नीचे आई है, जिसने जमीन पर दिन रात मेहनत करने वाले वफादार समर्थकों को थोड़ा निराश किया है और हमारे धुर विरोधियों को हमारे ही समाज के बीच अपनी चालें चलने और हमें कमजोर बताने का मौका दे दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो पार्टी कभी किंगमेकर हुआ करती थी और खुद देश की किंग बनने की दहलीज पर खड़ी थी, उसे आज अपनी जमीन और अपने वजूद को बचाने के लिए इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? क्या नेतृत्व के फैसलों में कहीं कोई बड़ी रणनीतिक चूक हुई, या फिर पार्टी के काम करने के पुराने ढर्रे को बदलते हुए समय, बदलते हुए यूथ और बदलती हुई टेक्नोलॉजी के हिसाब से समय रहते अपग्रेड नहीं किया जा सका? इस बेहद संवेदनशील, कड़वे और जरूरी पहलू पर आज खुलकर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम बीमारी की सही पहचान नहीं करेंगे तब तक उसका मुकम्मल इलाज खोजना नामुमकिन है। आज के इस नए दौर में जब देश की राजनीति पूरी तरह से हाईटेक हो चुकी है, जहां सोशल मीडिया के जरिए रातों रात नैरेटिव बनाए और बिगाड़े जा रहे हैं, जहां कॉर्पोरेट मीडिया 24 घंटे हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करता है और जहां हमारे प्रतिद्वंदी दल नए नए नारों, लोक लुभावन वादों और खोखले फॉर्मूलों के साथ हमारे सीधे साधे और भोले भाले दलित समाज के वोट बैंक में सेंध लगाने की पुरजोर चौतरफा कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को अपनी उस सोई हुई पुरानी शेर जैसी ताकत को दोबारा पहचानना होगा। आदरणीय मायावती जी की प्रशासनिक क्षमता, उनकी नीतिगत ईमानदारी और उनके कड़क शासन पर आज भी देश का बड़े से बड़ा विरोधी नेता उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि आज की आक्रामक राजनीति में सिर्फ अतीत की ईमानदारी और पुराना ट्रैक रिकॉर्ड ही काफी नहीं होता, बल्कि हर बदलते दिन के साथ हर जलते हुए मुद्दे पर जनता के बीच अपनी जीवंत मौजूदगी को सीना तानकर साबित करना पड़ता है। इस देश का बहुजन समाज आज भी अपनी बहन जी की तरफ, अपने नीले झंडे की तरफ बड़ी उम्मीद और सजल नजरों से देख रहा है, लेकिन उसकी आत्मा ये भी चाहती है कि उसकी नेता उसी पुराने मान्यवर कांशीराम वाले आक्रामक, बेबाक और बेखौफ अंदाज में दोबारा सड़कों पर उतरे, दुश्मनों की आंखों में आंखें डालकर सीधे चुनौती दे और शोषितों वंचितों के हक की लड़ाई को संसद के बंद कमरों से लेकर सड़क के तपते हुए रास्तों तक एक नए ऐतिहासिक मुकाम पर ले जाए। बहुजन समाज पार्टी के उस सुनहरे और ऐतिहासिक दौर की चमक जितनी तेज थी, उसके बाद का ढलान उतना ही आत्ममंथन करने पर मजबूर करने वाला है। साल 2007 में जब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो ऐसा लगा था कि बहुजन आंदोलन अब अपनी कामयाबी के चरम पर पहुंच चुका है और यहां से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन राजनीति का पहिया जब घूमता है तो वो पुरानी रणनीतियों और जमीनी ढर्रे में आए ठहराव को बर्दाश्त नहीं करता। पिछले कुछ सालों के चुनावी आंकड़े और जमीनी हकीकत इस बात की गवाही देते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट शेयर कभी 30% के आसपास हुआ करता था, वो लगातार सिकुड़ता चला गया। इस बड़ी गिरावट के पीछे कोई एक दिन का कारण नहीं था, बल्कि ये सिलसिलेवार तरीके से हुई रणनीतिक चूक और काम करने की पुरानी कार्यशैली का नतीजा था, जिसे समय रहते बदला नहीं गया। इस भारी असफलता का सबसे पहला और सबसे कड़वा कारण था ग्राउंड कैडर से लीडरशिप की बढ़ती हुई दूरी। मान्यवर कांशीराम साहब के दौर में बसपा की सबसे बड़ी ताकत उसकी कैडर मीटिंग्स हुआ करती थी। ये मीटिंग्स केवल चुनाव के वक्त नहीं होती थी, बल्कि साल के 12 महीने गांवों की चौपालों पर, दलित बस्तियों में और शोषितों के घरों में चलती रहती थीं, जहां युवाओं को वैचारिक रूप से इतना मजबूत कर दिया जाता था कि वे किसी भी बहकावे में नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे ये कैडर व्यवस्था कमजोर होती चली गई। संगठन की बैठकें जमीन से उठकर बंद कमरों, बड़े होटलों और आलीशान हॉलों तक सीमित हो गईं। जो कार्यकर्ता कभी सीधे अपनी नेता से अपनी बात कह सकता था, उसके और शीर्ष नेतृत्व के बीच में बड़े बड़े पदाधिकारियों की एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई जिसने जमीनी फीडबैक को ऊपर तक पहुंचने ही नहीं दिया। जब जमीन की सच्चाई नेतृत्व तक सही तरीके से नहीं पहुंचेगी तो राजनीतिक फैसले भी जमीनी हकीकत से दूर होते चले जाएंगे, और यही बसपा के साथ हुआ। दूसरी सबसे बड़ी चूक जो इस आंदोलन को भारी पड़ी, वो थी पार्टी के वफादार पुराने और कद्दावर नेताओं का लगातार पलायन। कांशीराम साहब ने पूरे देश में घूम घूम कर ऐसे चेहरों को तराशा था जो अपने अपने क्षेत्रों में अपने समाज के बड़े नेता थे और संगठन की रीढ़ हुआ करते थे। लेकिन पिछले 1.5 दशक में एक एक करके ऐसे लगभग सभी बड़े और पुराने चेहरे या तो पार्टी से निकाल दिए गए या फिर वे खुद पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए। जब किसी मजबूत संगठन से उसके पुराने और अनुभवी सेनापति अलग हो जाते हैं तो उसका सीधा असर नीचे काम करने वाले कार्यकर्ताओं के मनोबल पर पड़ता है। इन नेताओं के जाने से जो शून्य पैदा हुआ, उसे भरने के लिए नए और वैचारिक रूप से मजबूत चेहरों को आगे नहीं लाया गया, जिससे पार्टी का क्षेत्रीय ढांचा कमजोर होता चला गया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी चूक बदलते हुए युवा वर्ग की नब्ज को न पहचान पाने में रही। आज का जो बहुजन और दलित युवा है, वो 1980 या 1990 के दशक के युवा से बिल्कुल अलग है। उस दौर के युवाओं ने सम्मान और स्वाभिमान की कमी को झेला था, इसलिए कांशीराम साहब के स्वाभिमान आंदोलन ने उन्हें तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन आज का जो युवा है,
वो बाबा साहेब और कांशीराम साहब के संघर्षों की बदौलत पढ़ लिख चुका है, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और उसकी जरूरतें बदल चुकी हैं। आज के युवा को केवल अतीत के गौरव की गाथाएं नहीं चाहिए, उसे आज के दौर में रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए एक आक्रामक और तुरंत एक्शन लेने वाली लीडरशिप चाहिए। जब देश में या प्रदेश में दलितों पर कोई अत्याचार होता है तो आज का युवा ये उम्मीद करता है कि उसकी पार्टी का नेता तुरंत मौके पर पहुंचे, सरकार की आंखों में आंखें डालकर बात करे और सड़क पर उतरकर आंदोलन खड़ा करे। जहां बसपा का ढर्रा सिर्फ प्रेस नोट जारी करने तक सिमट गया, वहीं भीम आर्मी जैसे नए संगठनों और अन्य विपक्षी नेताओं ने सड़क पर उतरकर उस खाली जगह को भर दिया, जिससे युवा बसपा से छिटक कर उनकी तरफ आकर्षित होने लगा। एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक असफलता रही सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले का अति उत्साह में गलत इस्तेमाल। 2007 का प्रयोग बेशक कामयाब रहा, लेकिन उसके बाद सर्वजन के चक्कर में पार्टी का जो मूल बहुजन कैडर था वो उपेक्षित महसूस करने लगा। जिन ताकतों के खिलाफ यह आंदोलन खड़ा हुआ था, जब संगठन और टिकट बंटवारे में उन्हीं को जरूरत से ज्यादा तरजीह मिलने लगी, तो बसपा का जो बेस वोटर था उसके भीतर एक वैचारिक भ्रम पैदा हो गया। धुर विरोधी पार्टियों ने इसी भ्रम का फायदा उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए गैर जाटव दलित वोटों और अति पिछड़ी जातियों में गहरी सेंधमारी कर दी, जिन्हें ये लगने लगा था कि बसपा में सिर्फ एक विशेष वर्ग को ही तवज्जो मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपने नए राजनीतिक गठबंधनों और नारों के जरिए इस वोट बैंक के एक हिस्से को अपने पाले में कर लिया। बसपा समय रहते विरोधियों की इस चौतरफा चक्रव्यूह रचना को समझ नहीं पाई और अपनी उस पुरानी जमीन को खोती चली गई, जिसे कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींचा था। इतना ही नहीं, आज की राजनीति पूरी तरह से धारणाओं का खेल बन चुकी है, जिसे नैरेटिव बिल्डिंग कहा जाता है। कॉरपोरेट और मुख्यधारा के मीडिया ने लगातार बसपा के खिलाफ एक ऐसा नकारात्मक माहौल तैयार किया जिसमें यह दिखाया जाने लगा कि बसपा अब रेस से बाहर हो चुकी है। राजनीति में जब किसी पार्टी के बारे में यह धारणा आम जनता के बीच बैठ जाती है कि वो अब जीतने की स्थिति में नहीं है, तो आम वोटर जो बदलाव चाहता है वो अपना वोट खराब न करने की सोचकर दूसरे मजबूत विकल्प की तरफ बढ़ जाता है। बसपा इस दुष्प्रचार और इस मीडिया नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए कोई काउंटर रणनीति तैयार नहीं कर पाई। उन्होंने अपनी बात को आक्रामक तरीके से जनता के बीच रखने के बजाय एक तरह का मौन स्वीकार कर लिया, जिसे जनता ने उनकी कमजोरी मान लिया। इन तमाम रणनीतिक गलतियों, सांगठनिक ठहराव और समय के साथ खुद को न बदलने की जिद ने बहुजन समाज पार्टी को इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन क्या ये इस आंदोलन का अंत है? बिल्कुल नहीं। राजनीति में वापसी के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, बशर्ते अपनी कमियों को ईमानदारी से स्वीकार किया जाए और उनमें क्रांतिकारी सुधार किया जाए। बहुजन समाज पार्टी की पुरानी रणनीतियों और अतीत की असफलताओं के कड़वे सच को समझने के बाद अब हमें साल 2026 की मौजूदा राजनीतिक बिसात और जमीनी हकीकत का निष्पक्ष एक्सरे करना होगा। आज के इस दौर में राजनीति का पूरा तौर तरीका बदल चुका है, लेकिन बसपा के वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में कुछ ऐसी बुनियादी और गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं जो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की राह का सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई हैं। जब तक इन कमियों पर खुलकर और बिना किसी लाग लपेट के बात नहीं की जाएगी, तब तक बहुजन आंदोलन की इस ठहरी हुई गाड़ी को दोबारा रफ्तार देना मुमकिन नहीं होगा। वर्तमान परिदृश्य में जब हम बसपा की कार्यशैली का विश्लेषण करते हैं तो 3 ऐसी बड़ी और आत्मघाती कमियां सामने आती हैं जिन्होंने पार्टी को मुख्यधारा की रेस से पीछे धकेल दिया है। इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी है ट्विटर और सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई बंद कमरों की राजनीति। आज का दौर डिजिटल क्रांति का दौर है, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन भारतीय राजनीति का एक शाश्वत नियम है कि सत्ता का रास्ता हमेशा जनता के बीच से होकर सड़कों की धूल फांकने से ही तय होता है। आज के समय में जहां विपक्षी दलों के नेता हर छोटे बड़े मुद्दे पर तुरंत सड़कों पर उतर आते हैं, रैलियां करते हैं, लाठियां खाते हैं और जेल जाते हैं, वहीं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति केवल और केवल प्रेस नोट जारी करने या सोशल मीडिया पर 2-4 लाइन का बयान देने तक सीमित हो गई है। जब भी देश या प्रदेश में दलितों, पिछड़ों या शोषितों पर कोई बड़ा अत्याचार होता है तो समाज का युवा अपनी नेता की तरफ देखता है कि वे कब उनके बीच आएंगी, कब इस दमनकारी सिस्टम के खिलाफ सड़क पर उतरकर हुंकार भरेंगी। लेकिन जब जमीन पर सन्नाटा पसरा होता है और सिर्फ एक औपचारिक ट्वीट सामने आता है तो जमीनी कार्यकर्ता और आम जनता के भीतर एक गहरा निराशा का भाव पैदा हो जाता है। राजनीति में जनता उसी के साथ खड़ी होती है जो उसके सुख दुख में, उसके संघर्षों में उसके साथ खड़ा दिखाई देता है। बंद कमरों और आलीशान दफ्तरों से कभी भी जन आंदोलन नहीं चलाए जा सकते और बसपा की ये निष्क्रियता आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। दूसरी सबसे गंभीर कमी है देश के अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर मायावती जी की एक लंबी और रहस्यमयी चुप्पी। एक समय वो था जब बहन जी के एक बयान से दिल्ली की संसद कांप उठती थी, उनके एक कड़क जवाब से विरोधी रक्षात्मक मुद्रा में आ जाते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि जब भी देश में संविधान, आरक्षण, निजीकरण या दलित ओबीसी समाज के अधिकारों पर कोई बहुत बड़ा संकट आता है तो बसपा की तरफ से तुरंत और आक्रामक स्टैंड नहीं लिया जाता। इस लंबी चुप्पी के कारण आम बहुजन समाज के भीतर एक तरह का वैचारिक भ्रम और अविश्वास पैदा होने लगा है।
धुर विरोधी और मुख्यधारा का मीडिया इस चुप्पी का फायदा उठाकर हमारे भोले भाले समाज के बीच यह नैरेटिव सेट करने में कामयाब हो जाता है कि बसपा अब डर चुकी है या वो किसी दबाव के आगे झुक गई है। राजनीति धारणाओं का खेल है और जब आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी मान लिया जाए तो आपका वफादार से वफादार वोटर भी विकल्प तलाशने पर मजबूर हो जाता है। आज का युवा एक ऐसी आक्रामक लीडरशिप चाहता है जो बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए पूरी निडरता के साथ शोषितों की आवाज को बुलंद करे। जब बसपा इस मोर्चे पर सुस्त दिखाई देती है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव भीम आर्मी जैसे नए संगठन या अन्य क्षेत्रीय दल उस खाली जगह को तुरंत भर लेते हैं, जिससे बसपा का युवा कैडर तेजी से उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा है। तीसरी और आखिरी बड़ी कमी ये है कि बसपा विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले और भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग की आक्रामक काट ढूंढने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। आज विरोधी दल बेहद शातिर रणनीतियों के साथ हमारे बेस वोटर में सेंध लगा रहे हैं। भाजपा ने गैर जाटव दलितों और अति पिछड़ी जातियों को सत्ता और संगठन में हिस्सेदारी देकर अपनी तरफ खींच लिया है, जबकि सपा ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों का एक नया समीकरण बनाकर ये धारणा पैदा कर दी है कि वही भाजपा को टक्कर दे सकती है। इस चौतरफा चक्रव्यूह के बीच बसपा की वर्तमान रणनीति बेहद ढुलमुल और प्रतिक्रियावादी नजर आती है। पार्टी के पास विरोधियों की इस चाल का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस, दीर्घकालिक और व्यावहारिक काउंटर प्लान नहीं है। हालांकि हाल के दिनों में आकाश आनंद को आगे करके युवाओं को जोड़ने की एक आंशिक कोशिश जरूर की गई है, लेकिन वो भी जमीनी स्तर पर बूथ और जिला स्तर तक एक मजबूत लहर में तब्दील नहीं हो पाई है। आज भी संगठन का पुराना घिसा पिटा ढर्रा ही चल रहा है, जहां नए पढ़े लिखे और ऊर्जावान युवाओं को आगे बढ़ने और फैसले लेने की आजादी नहीं मिल पा रही है। इन तीनों कमियों ने मिलकर बसपा को एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसकी जमीनी पकड़ दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। लेकिन एक सच्चे और निष्पक्ष विश्लेषक के तौर पर हमारा मकसद सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, बल्कि इस ऐतिहासिक आंदोलन को दोबारा जिंदा करने के उपाय तलाशना भी है। बहुजन समाज आज भी अपनी इस मातृ पार्टी से प्यार करता है, बशर्ते नेतृत्व अपनी इन कमियों को स्वीकार करे और अपनी कार्यशैली में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आए। आइए अब इस चर्चा को एक सकारात्मक और समाधानवादी मोड़ पर ले चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन से 5 क्रांतिकारी और व्यावहारिक सुधार हैं जिन्हें अपनाकर बहुजन समाज पार्टी दोबारा देश की राजनीति की किंग बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान सांगठनिक कमजोरियों और रणनीतिक कमियों का कड़वे सच देखने के बाद अब वक्त है उस सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव की बात करने का जो इस आंदोलन में दोबारा जान फूंक सकता है। राजनीति में कोई भी पराजय स्थायी नहीं होती और न ही किसी का पतन अंतिम होता है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े जन आंदोलन अपने सबसे कठिन दौर से गुजरकर ही और अधिक मजबूत होकर उभरे हैं, बशर्ते वे समय की मांग को पहचाने और अपनी कार्यशैली में आमूल-चूल परिवर्तन करने का साहस दिखाएं। आज साल 2026 के इस हाईटेक और आक्रामक राजनीतिक दौर में अगर बहुजन समाज पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी है और बहन कुमारी मायावती जी को देश के सर्वोच्च पद की रेस में दोबारा सबसे आगे खड़ा करना है, तो पार्टी को अपनी कार्यनीति बदलते हुए इन 5 क्रांतिकारी और व्यावहारिक सुधारों को तुरंत लागू करना होगा। इसमें सबसे पहला और अनिवार्य सुधार है सड़क संघर्ष की आक्रामक वापसी। बहुजन समाज पार्टी का जन्म बंद कमरों के सम्मेलनों या सोशल मीडिया के ट्वीट से नहीं हुआ था, बल्कि इसकी नींव मान्यवर कांशीराम साहब के सड़क पर किए गए अनवरत संघर्षों, साइकिल यात्राओं और धरने प्रदर्शनों से पड़ी थी। आज पार्टी को उसी पुराने मिजाज को दोबारा अपनाना होगा। केवल हॉल मीटिंग्स और बंद कमरों की समीक्षा बैठकों के ढर्रे को तोड़कर बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाना होगा। जब भी देश या प्रदेश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों या अल्पसंख्यकों पर कोई अत्याचार हो या उनके अधिकारों और आरक्षण पर कोई आंच आए, तो बसपा की लीडरशिप को सबसे पहले मौके पर पहुंचना होगा। केवल औपचारिक बयान जारी करने के बजाय सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ थानों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर भीम आर्मी या अन्य आक्रामक संगठनों की तरह सड़कों पर उतरकर पुरजोर आंदोलन खड़ा करना होगा। जब देश का शोषित समाज अपने नीले झंडे को अपने हक के लिए लाठियां खाते और जेल जाते देखेगा, तो उसका बिखरा हुआ भरोसा एक झटके में दोबारा अपनी मातृ पार्टी पर बहाल हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा और आधुनिक सुधार है एक अभेद्य डिजिटल आर्मी का निर्माण करना। आज की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया के नैरेटिव और धारणाओं पर टिका हुआ है। हमारे प्रतिद्वंदी दल करोड़ों रुपए खर्च करके IT सेल चलाते हैं और हमारे समाज के भोले भाले युवाओं को गुमराह करने के लिए 24 घंटे नैरेटिव गढ़ते हैं। बसपा को इस डिजिटल चक्रव्यूह को तोड़ना होगा। आज देश और दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे पढ़े लिखे और जागरूक बहुजन युवा मौजूद हैं जो वैचारिक रूप से बाबा साहेब और कांशीराम साहब के मिशन से गहराई से जुड़े हैं। पार्टी को इन युवाओं की डिजिटल ताकत को एक मंच पर लाना होगा। हर जिले और हर बूथ स्तर पर एक मजबूत सोशल मीडिया विंग का गठन करना होगा जो रील्स, शॉर्ट वीडियो, पोस्टर्स और लेखों के जरिए बाबा साहेब के विचारों, बसपा के स्वर्णिम शासनकाल के ऐतिहासिक फैसलों और आज की जमीनी हकीकत को आक्रामक तरीके से जनता के बीच पहुंचा सके। जब तक हम विरोधियों के दुष्प्रचार का जवाब उसी की भाषा में और उसी की रफ्तार से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं देंगे,
तब तक हम आज के यूथ को अपने साथ पूरी तरह नहीं जोड़ पाएंगे। तीसरा सुधारात्मक कदम है पुराने, उपेक्षित और वफादार कैडर को दोबारा गले लगाना। पिछले 1.5 दशक में बहुत से ऐसे पुराने कार्यकर्ता, बामसेफ के सिपाही और वफादार नेता जो कभी इस आंदोलन की रीढ़ हुआ करते थे, वैचारिक मतभेदों या सांगठनिक उपेक्षा के कारण घर बैठ गए हैं या पार्टी से दूर हो गए हैं। राजनीति में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता, यहाँ संवाद ही सबसे बड़ा हथियार है। शीर्ष नेतृत्व को एक विशेष अभियान चलाकर ऐसे सभी पुराने, ईमानदार और मिशनरी साथियों को दोबारा पार्टी के मुख्य ढांचे में ससम्मान वापस लाना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने कांशीराम साहब के साथ गांवों की धूल छानी है, जिनके पास संगठन चलाने का दशकों का व्यावहारिक अनुभव है और जो आज भी बिना किसी लालच के नीले झंडे के लिए अपनी जान छिड़कने को तैयार हैं। जब ये पुराने तपे तपाए सेनापति दोबारा मैदान में उतरेंगे तो नीचे काम करने वाले नए कार्यकर्ताओं का मनोबल और जोश 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। चौथा सबसे महत्वपूर्ण सुधार है देश के हर बड़े और जलते हुए मुद्दे पर खुलकर और तुरंत बोलना। आज की 24 घंटे चलने वाली न्यूज साइकिल और आक्रामक राजनीति में चुप्पी को कमजोरी या समर्पण मान लिया जाता है। बसपा को इस आत्मघाती चुप्पी को तुरंत तोड़ना होगा। चाहे देश में निजीकरण के जरिए आरक्षण को खत्म करने की साजिश हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई हो या फिर संविधान के बुनियादी ढांचे पर हो रहा कोई हमला हो, आदरणीय बहन जी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ताओं को बिना किसी नफे नुकसान की परवाह किए पूरी बेबाकी और निडरता के साथ फ्रंट फुट पर आकर अपनी बात रखनी होगी। जब नेतृत्व की आवाज में वो पुरानी धार और बेखौफ अंदाज दोबारा दिखाई देगा तो गोदी मीडिया का बनाया हुआ वो झूठा नैरेटिव अपने आप ध्वस्त हो जाएगा कि बसपा अब रेस से बाहर हो चुकी है। पांचवा और आखिरी क्रांतिकारी सुझाव है युवा नेतृत्व को सांगठनिक स्तर पर बड़ी और वास्तविक जिम्मेदारियां सौंपना। हालांकि हाल के समय में आकाश आनंद को आगे करके एक सकारात्मक शुरुआत की गई है, जिससे युवाओं में एक नया जोश भी देखने को मिला है, लेकिन इस प्रक्रिया को सिर्फ शीर्ष स्तर तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे पिरामिड की तरह नीचे तक ले जाना होगा। हर जिले, हर विधानसभा और हर बूथ कमेटी में कम से कम 50% जगह 25 से 35 साल के उन पढ़े लिखे, ऊर्जावान और आक्रामक युवाओं को देनी होगी जो आज की आधुनिक राजनीति की भाषा समझते हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जानते हैं और जिनमें समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा है। युवाओं को सिर्फ भीड़ बढ़ाने या दरी बिछाने के लिए नहीं, बल्कि फैसले लेने वाली कमेटियों में शामिल करके उन्हें वास्तविक ताकत देनी होगी। जब युवा खुद को इस आंदोलन का नीति निर्माता समझेगा तो वो अपनी पूरी ऊर्जा इस मिशन को कामयाब बनाने में झोंक देगा। ये वो 5 सुधारात्मक स्तंभ हैं जो बहुजन समाज पार्टी की डूबती हुई नैया को न सिर्फ पार लगा सकते हैं, बल्कि उसे दोबारा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकतों की कतार में खड़ा कर सकते हैं। आइए अब इस ऐतिहासिक चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण, अंतिम और निर्णायक मोड़ पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे मान्यवर कांशीराम साहब का वो पुराना फॉर्मूला आज भी बहन कुमारी मायावती जी के देश के प्रधानमंत्री बनने के बंद रास्तों को हमेशा के लिए खोल सकता है। बहुजन समाज पार्टी के इस मुकम्मल, निष्पक्ष और गहरे राजनैतिक विश्लेषण के बाद अब हम उस निर्णायक और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां थंबनेल पर किए गए वादे के मुताबिक हमें बिल्कुल सीधा, दो टूक और तार्किक जवाब देना है। राजनीति की बिसात पर कोई भी समीकरण हमेशा के लिए फिक्स नहीं होता। यहाँ पल पल में हवा बदलती है और इतिहास गवाह है कि इसी भारतीय लोकतंत्र ने बड़े से बड़े अकल्पनीय चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा है। जब हम यह सवाल पूछते हैं कि क्या बहन कुमारी मायावती जी कभी इस देश की प्रधानमंत्री बन पाएंगी, तो इसका स्पष्ट और सीधा जवाब है हाँ, यह बिल्कुल संभव है, बशर्ते वे अपनी वर्तमान कार्यशैली को बदलकर मान्यवर कांशीराम साहब के उस पुराने परखे हुए और अदम्य फॉर्मूले को दोबारा पूरी शिद्दत के साथ अपना लें। आज भी इस देश का करोड़ों बहुजन समाज, दलित, शोषित और वंचित तबका अपनी नेता की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। वो सिर्फ एक इशारा का, एक हुंकार का इंतजार कर रहा है। अगर आदरणीय बहन जी अपनी वर्तमान चुप्पी को पूरी तरह से तोड़ देती हैं और देश के हर छोटे बड़े संवेदनशील मुद्दे पर खुलकर फ्रंट फुट पर आकर बोलना शुरू करती हैं, तो देश की राजनीति का पूरा रुख एक झटके में बदल सकता है। जब एक शेरनी अपनी मान से बाहर निकलकर दहाड़ती है तो विरोधियों के बनाए गए सारे कागजी नैरेटिव और चक्रव्यूह ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। बहुजन समाज आज भी अपनी नेता से अगाध प्यार और सम्मान करता है। वो आज भी अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी एक ही शर्त है कि नेतृत्व को भी उसी पुराने बेबाक, निडर और आक्रामक अंदाज में जनता के बीच खड़ा होना होगा। जब बहन जी हर शोषित के हक के लिए, बाबा साहेब के संविधान की रक्षा के लिए और आरक्षण पर हो रहे हमलों के खिलाफ सीधे सड़कों पर उतरकर इस दमनकारी सिस्टम की आंखों में आंखें डालकर चुनौती देंगी, तो इस देश का बिखरा हुआ और निराश बैठा बहुजन समाज उन्हें दोबारा अपना मसीहा स्वीकार करने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। इस लाल किले के रास्ते और प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का एक बहुत ही व्यावहारिक और सटीक राजनीतिक रोड मैप भी है। भारतीय राजनीति आने वाले समय में क्षेत्रीय पार्टियों के उभार की तरफ तेजी से बढ़ रही है। यदि बसपा अपनी रणनीतियों में क्रांतिकारी सुधार करके आने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक बेहद मजबूत वापसी करती है और अपनी खोई हुई सीटों और सम्मानजनक वोट शेयर को दोबारा हासिल कर लेती है, तो वो देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगी।
आगे चलकर जब लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राष्ट्रीय पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा और देश में एक त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट की स्थिति पैदा होगी, तब क्षेत्रीय पार्टियों और तीसरे मोर्चे की भूमिका सबसे निर्णायक हो जाएगी। ऐसी किसी भी राजनीतिक परिस्थिति में पूरे देश के भीतर बहन कुमारी मायावती जी से बड़ा, अनुभवी, प्रशासनिक रूप से कड़क और सर्वमान्य दलित चेहरा कोई दूसरा नहीं होगा। उस वक्त देश की धर्मनिरपेक्ष और क्षेत्रीय ताकतें मायावती जी के नाम पर एकमत होने के लिए मजबूर हो जाएंगी, क्योंकि उनके पास देश के सबसे बड़े सूबे को 4 बार चलाने का एक बेदाग और बेमिसाल प्रशासनिक अनुभव है। मान्यवर कांशीराम साहब का वो पुराना फॉर्मूला यही था कि अपने समाज को इस कदर जागरूक और एकजुट कर दो कि देश की सत्ता की चाबी तुम्हारे बिना न खुल सके। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा कि उस मूल भावना को आज के युवाओं के भीतर दोबारा फूंकने की जरूरत है। जब हमारा समाज अपनी राजनीतिक ताकत को पहचान कर एकजुट हो जाएगा तो दिल्ली के तख्त पर बैठने का रास्ता अपने आप साफ हो जाएगा। राजनीति सिर्फ वर्तमान की हार जीत का नाम नहीं है, ये अपनी कमियों से सीखकर एक ऐतिहासिक कमबैक करने का नाम है। अगर बसपा ने अपनी कार्यनीति बदली, सोशल मीडिया के बंद कमरों को छोड़कर सड़कों की धूल फांकना शुरू किया और युवाओं को वास्तविक नेतृत्व सौंपा, तो वो दिन दूर नहीं जब मान्यवर कांशीराम साहब का वो अधूरा सपना सच होगा और दिल्ली के लाल किले पर पूरे मान सम्मान के साथ नीला परचम लहराएगा और बहन कुमारी मायावती जी देश की पहली दलित महिला प्रधानमंत्री बनकर एक नया इतिहास रचेंगी। इसी विश्वास, इसी चेतना और इसी स्वाभिमान के संकल्प के साथ हम आज की इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपनी राजनीतिक ताकत को पहचानिए, संगठित होइए और अपने हक के लिए आवाज बुलंद कीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।